नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास किसकी मौत आई। चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। 20 फरवरी की रात 10 बजे क्या ये आपकी जेल में था? न्यायाधीश ने पूछा। वो 20 फरवरी की रात थी योर ऑनर, जब मैं गश्त पर इससे मिला, और शायद उस समय 10-11 के बीच का समय था जब मुझसे बातें कर रहा था। बिल्कुल असंभव है योर ऑनर, ये आदमी 16 तारीख से सजा काट रहा था। दूसरे बयान टीसी के थे। मैंने जब इससे टिकट मांगा, ये मैन हमसे लड़ पड़ा। रियली मैड मैन, अच्छा बात करता, पढ़ा लिखा आदमी के माफिक, मगर बिना टिकट करने को शौक। हम पूछा टिकट किधर है, ये बोला नॉनसेंस, जब पॉकेट खल्लास हो तो टिकट कैसा। हम पहले महाराष्ट्र में था, उधर नया नया गया था। हम जानता उधर का लोग बिना टिकट खूब चलना मांगता और ऊपर से धमकी देता, मगर हमने अपनी लाइफ में ईमानदारी से ड्यूटी किया और धमकी से नहीं डरा। हम पेनल्टी प्लस टिकट चार्ज इससे मांगा। गाली बोलने लगा योर ऑनर, दिस इज द डेंजरस मैन। ये हमको थप्पड़ मारा उधर, मगर हमने उसको छोड़ा नहीं, आरपीएफ वालों को सौंप दिया। मगर हमको अफसोस भी हुआ जब हमको पता लगा ये अच्छा इंटेलिजेंट आदमी है, खाने तक को पैसा नहीं है। हम इसको बाद में 5 रुपया भी दिया। क्या ये किसी का खून कर सकता है? इस पर 20 फरवरी की रात को कत्ल करने का आरोप है। नेवर, इसको 10 दिन का सजा हो गया था। उधर ये 200 रुपया जुर्माना दे देता तो इसको सजा न मिलता। मैं खामोशी के साथ खड़ा था, क्योंकि ये तो तय था ही कि इस खून के जुर्म में कोई कानून मुझे सजा नहीं दे सकता था। न्यायाधीश केसी माथुर बुरी तरह चकरा कर रह गए कि यह मुकदमा कैसा। सारे सबूत कहते हैं कि खूनी सामने खड़ा है, परंतु एक आदमी एक ही समय 2 जगह कैसे हो सकता है, वो भी इतनी दूरी पर। वहां के फिंगरप्रिंट और फोटो इस बात का पक्का सबूत है कि यही व्यक्ति रामपुर की जेल में सजा काट रहा था। महेंद्र प्रताप की बौखलाहट बढ़ गई। मिस्टर रमेश वर्मा, अचानक न्यायाधीश ने कहा, अदालत ये जानना चाहती है कि अगर खून तुमने नहीं किया तो इतने सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ क्यों पाए गए? मैं पहले ही बता चुका हूँ योर ऑनर कि महेंद्र प्रताप हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा था। यह सही है कि पान वाले की दुकान पर गुरवचन से मेरा झगड़ा हो गया था और नशे के कारण मेरा गुस्सा उसके बजाय पंडित हरिभजन पर उतर पड़ा। यह भी सही है कि हरिभजन और महेंद्र प्रताप उस घटना के बाद मेरे पीछे पड़ गए थे। ये लोग मुझे जीने नहीं देना चाहते थे। सचमुच अगर मेरा वश चलता तो इनमें से किसी का भी खून कर देता, लेकिन ये मेरे वश में था नहीं। मैं नहीं जानता कि महेंद्र प्रताप ने इस सफाई के साथ कैसे सारे सबूत मेरे खिलाफ बनाए। इस प्रकार के झूठे मुकदमे बनाने में तो ये माहिर है ही। इस बात को तो महेंद्र प्रताप ही जानता होगा कि खून कैसे हुआ और किसने किया। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन दिनों में मानसिक संतुलन गंवाए बैठा था, फिर इसे शहर को छोड़कर कहीं बाहर चले जाने का फैसला कर बैठा और जो ट्रेन सामने आई उसी में बैठ गया। क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरा सब कुछ उजड़ चुका था। मेरी पत्नी तक मुझे छोड़कर जा चुकी थी। रामपुर में मुझे बिना टिकट पकड़ लिया गया और जब मैं बाहर निकला तो मुझे अचानक वापस दिल्ली आना पड़ा। जेल में रहकर मेरा संतुलन ठीक हो गया था और मैं एक बार फिर इसी शहर में संघर्ष करना चाहता था। यहाँ आते ही मुझे पता लगा कि पुलिस ने मेरे वारंट जारी किए हैं। मैंने अपने आप को अदालत में हाजिर कर देना उचित समझा। बस मेरी दास्तान इतनी सी है, लेकिन मैं जानता हूँ झूठ कभी टिकता नहीं। मैं नहीं जानता ये सब क्यों और कैसे हुआ। न्यायाधीश ने अगली तारीख में फैसला सुना दिया। इस मुकदमे की सारी कार्रवाई देखते हुए, पुलिस और सफाई पक्ष के सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रमेश वर्मा ने खून नहीं किया। रमेश वर्मा को बाइज्जत रिहा किया जाता है। महेंद्र प्रताप बीमार जैसा नजर आ रहा था और मैं बड़े गर्व के साथ सबको हैरत में डालकर अदालत से बाहर आ गया। मैं कोर्ट के दायरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि महेंद्र प्रताप ने दौड़कर मुझे रोक लिया। अब कौन से खून का मुकदमा चलाना चाहते हो? माय गॉड, मेरी सर्विस लाइफ में ये पहला रहस्यपूर्ण मामला है। तुम जीत गए वर्मा, मगर तुम मेरी रातों की नींद हराम करके जा रहे हो। आपसी तौर पर मैं कुछ जानना चाहता हूँ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। क्या पूछना चाहते हो? मैं मुस्कुराया। यह खून कैसे हुआ, किसने किया, और तुम एक ही समय 2 जगह कैसे मौजूद थे? ये दुनिया का सबसे हैरत अंगेज मामला है जिसे मैं कभी नहीं सुलझा पाऊंगा। तुम जानते हो कि मुकदमा झूठा नहीं था। ये ठीक है कि मुकदमा झूठा नहीं था, इसका मतलब खून तुमने ही किया था। हाँ, मैंने ही किया।
मेरे दोस्त, जब तक तुम सर्विस लाइफ में रहोगे तुम्हारे दिमाग में मुकदमा मंडराता रहेगा, लेकिन कभी भी इसका हल नहीं खोज सकोगे। मैं इस देश से जा रहा हूँ और मुझे ये कहने का मौका मिलेगा कि यहाँ भी कभी ऐसा रहस्यपूर्ण कत्ल हुआ था जिसे कभी नहीं सुलझाया जा सका। ये इंडिया की क्राइम हिस्ट्री का सबसे हैरत अंगेज मुकदमा रहेगा। क्या तुम मुझे बता नहीं सकते? इंतज़ार करो उस वक्त का जब मेरी मौत आ जाए, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ इस रहस्य को मेरे अलावा और कोई नहीं जान सकता। इतना कहकर मैं तेजी के साथ आगे बढ़ गया और लिली से मिले बिना टैक्सी में सवार होकर कोर्ट से बाहर निकल गया। वो दूर खड़ी मुझे जाते हुए देखती रही। मैं जा रहा था कानून को धोखा देकर। हजारों प्रश्न चिन्ह पीछे छूट चुके थे। नोटों के बंडल मेरे सामने पड़े थे। बड़े इत्मीनान के साथ मैं उन पर हाथ घुमा रहा था। बिल्कुल नए नोट थे। कितने प्यारे लग रहे थे। कितनी सरलता के साथ ये नोट मेरे सामने आ गए थे, जिनके दर्शन के लिए मैं तरस गया था। उन दोनों के बीच ही मेरा पासपोर्ट और न्यूयॉर्क तक की टिकट भी मौजूद थी। अमेरिका सरकार ने बड़ी जल्दी मुझे वीज़ा दे दिया था और यहाँ की होमोसाइड पुलिस, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CIA वालों तक के प्रस्ताव मेरे पास आ चुके थे। निश्चय ही उन्हें मुझ जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता थी। मेरे बारे में विदेशी समाचार पत्रों में भी बहुत कुछ छपा था और मैं बड़ी जल्दी प्रसिद्ध हो गया था। पुराना बंगला छोड़ दिया था और गुमनाम आदमी की तरह एक फ्लैट में रह रहा था। जब मेरे आसामी ने मेरी सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकाला तो सहसा उसे जैसे कुछ ख्याल आया। उसने मेरे होठों से वो सिगरेट निकाल कर एक तरफ फेंकी और कीमती सिगरेट केस मेरे सामने बढ़ाया। उसमें से एक सिगार मैंने दांतों के बीच दबा लिया। अब तो सिगार पीते समय खांसी नहीं आएगी। लाइटर चलाते समय वो मुस्कुरा कर बोला। मैंने गड्डी से एक नया नोट निकाला और लाइटर की लौ से नोट जलाकर सिगार के सिरे को सुलझाया। उसके बाद गहरा कश खींचा। मुझे उम्मीद है तुम्हारा नया जीवन बड़ा आनंददायक गुजरेगा। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ। मुझसे हाथ मिलाकर वो चलता बना। उस आदमी ने अब तक अपनी असलियत मुझे नहीं बताई थी, पर ईमानदार व्यापारी की तरह मुझे पूरा पैसा अदा कर दिया था। मुझे उसके बारे में जानकर भी क्या करना था। हमारा खेल तो वहीं तक था और अब वो मेरे लिए अजनबी था। जब वो चला गया मैंने गहरी सांस ली, उन नोटों को घूरता रहा, फिर सिगार के कश खींचता हुआ खिड़की पर पहुंच गया। रात बड़ी गहरी और रहस्यपूर्ण लग रही थी। आसमान पर काले बादलों का डेरा था जो बरसने के लिए बेचैन नजर आ रहे थे। जुलाई का आखिरी सप्ताह, सावन का महीना। यहाँ वर्षा तो शाम 4 बजे तक होती रही थी। हवा में ठंडक आ गई थी और रात में भी, जबकि बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, बिजलियां टकरा रही थी। रह रहकर उठने वाली गर्जना मेरी अंतरात्मा को झंझोड़ रही थी। मेरा मन डूब रहा था। अचानक क्यों मुझे कविता याद आ रही थी। कविता जिसे मैं बहुत प्यार करता था। कविता भी तो ऐसे ही समय की प्रतीक्षा कर रही थी जब मेरे पास पैसा हो, ढेर सारा पैसा, और इन पैसों के साथ ही हमारे सपनों के महल पूरे होने थे। पर सब कुछ बदल गया। हम दोनों के बीच इसी पैसे के कारण कितनी बड़ी दीवार बन गई थी। क्या हम खुशी भरे वो दिन वापस पा सकते थे? कितना अरसा हो गया उसे मिले हुए। आज मेरे पास सब कुछ है पर वो खुशियां नहीं है। वो सब तो जैसे कविता मुझसे छीन कर ले गई थी। मुझे लिली भी याद आ रही थी, लेकिन मेरे साथ लिली के पिता ने जो व्यवहार किया था वो मैं कभी नहीं भूल सकता था। बिजली जोरों से कड़की। एक बार मैं सफ़ेद रोशनी में नहा सा गया था और कमरे की रोशनी धूमिल पड़ गई। फिर फुहारें पड़ने लगी। ये सावन का असर था जो प्यार करने वालों के वर्षों पुरानी बातें भी ताज़ा हो जाया करती हैं और वे एक दूसरे से मिलने के लिए मचल उठते हैं। शायद वो भी थक चुकी होगी। वो भी इसी प्रकार जाग रही होगी। वो इस इंतज़ार में होगी कि कब मैं उसे मनाने पहुंचूं और कब वो मेरी बाहों में फपक पड़े। मुझे उसके पास जाना ही चाहिए। विदेश जाने से पहले बेहतर अगर मेरी कोई कविता मुझे मिल जाए तो मैं अपने को सबसे सुखी इंसान समझूंगा। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में।
तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।